नमस्कार, आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा विषय है पूंजीवाद और वामपंथ के चंगुल में फंसा अंधभक्त और विकृत होती राष्ट्रीय राजनीति और विकृत होते राष्ट्रीय हित। विशेष संदर्भ है किसान आंदोलन या किसान आंदोलनों को ये अंधभक्त समर्थन क्यों नहीं दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम बता दें कि ये जो अंधभक्त हैं ये विचारधारा के प्रभाव में अधिक जीते हैं और विचारधारा के चंगुल में फंसे हुए होते हैं। विशेषकर तृतीय विश्व के देश या पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश या फिर अन्य पिछड़े देश जो कि गुलामी की जंजीरों से आजाद हुए, तो इनको विचारधाराएं भी वहीं पर मिली। विश्व में दो प्रकार की विचारधाराएं हैं। एक है आंग्ल अमेरिकी उदारवादी विचारधारा जिसका विपरीत स्वरूप है पूंजीवाद। यह किसी भी देश में जाता है तो अपना शिकार बनाता है राष्ट्रवाद के नाम पर। यह केवल पूंजीपतियों की हितैषी पार्टी है और यहां केवल दो वर्ग स्वीकार किए जाते हैं कि देश के सारे संसाधन कुछ पूंजीपतियों के हाथों में निहित हो, बाकी जनता गरीब रहे, मजबूर रहे और नीरस रहे। पूंजीपतियों की यह वैधता प्रदान करवाते हैं और पूंजीपतियों को वैधता कैसे प्रदान किया जाएगा, इसके लिए इनका षड्यंत्र का जो मूल साधन होता है वह होता है राष्ट्रवाद, मजहब, धर्म और राष्ट्रवाद। यहां धर्म का करने का संदर्भ है रिलीजन या मजहब से है। तो ये इनके सहारा लेकर के गरीबों के बीच में संतुष्टि पैदा करते हैं कि यानी गरीबों का शोषण हो भी रहा होता है लेकिन गरीब को इसका आभास नहीं हो रहा होता है। इसीलिए मजहब को कार्ल मार्क्स, जो कि एक वामपंथी था, कार्ल मार्क्स कहता है कि रिलीजन इज लाइक ओपियम, कि मजहब अफीम के समान है, क्योंकि यह पूंजीपतियों के हाथ का यंत्र है कि गरीबों को भरमाए रखता है, उनका शोषण करता है और संतुष्टि प्रदान करवाता है। कैसे करवाता है तो आप सिंपल से एक उदाहरण से समझ लें कि मान लीजिए कि कोई पूंजीपति जूता, एक कपड़े का जूता अगर सामान्य आसपास के छोटे मोची से आप बनवाएंगे तो 400-500 रुपए में चमड़े का जूता बन जाएगा। लेकिन उसी छोटे मोची से एक बड़ा पूंजीपति खरीदता है और पूंजीपति उसको खरीद करके वुडलैंड रेड एंड चीफ बाटा का लेबल लगाता है, 4000 वनली यानी 4000 वनली में आपको बेच देता है 400 रुपए का जूता। यानी कि जो जूता आपको 400 में मजदूर को मिलना चाहिए वह जूता 4000 में मिलता है और उसके बाद वह उसमें से कुछ पैसा एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा करता है। सलमान खान या आमिर खान या अक्षय कुमार आएंगे या कोई दूसरा देश है तो उनके हीरो आएंगे और यह साबित करेंगे कि जो वुडलैंड पहनेगा वही बुद्धिमान होगा, वही रिच माना जाएगा। रिच पूंजीपति है, आप उसके यहां श्रम करते हैं, मजदूरी करते हैं, 12,000, 20,000, 30,000, 40,000 की नौकरी करते हैं, लेकिन 400 का जूता आप 4,000 में खरीद करके लाते हैं और फिर वो बोलता है कि वुडलैंड का जूता है तो या चमड़े का जूता है तो वुडलैंड ही होगा और वुडलैंड होगा तो आपने खरीदा है, तो वास्तव में आप बहुत बुद्धिमान हैं। यानी कि पूंजीवाद की सबसे बड़ी खासियत यह है कि जिसको बेवकूफ बनाता है उसे ही बुद्धिमान साबित करता है। और हम जो अंधभक्त हैं मान लेते हैं कि हम बुद्धिमान हैं अपने जेब से गंवाने के बाद, और हमारे संसाधन धीरे धीरे पूंजीपतियों के हाथ में चलते चले जाते हैं। जब थोड़ी असंतुष्टि पैदा होती है तो वह आतंकवादी घटना इधर उधर की हरकतें करता है। सरकार उसकी एजेंट होती है या सत्ता में उसी के एजेंट बैठे होते हैं उनके जरिए, और वो फिर जनता के बीच में इमोशनल ब्लैकमेलिंग चालू करती है कि यह राष्ट्रीय हित में है कि आप ऐसे कानूनों का समर्थन करें, या जो आतंकवाद पनपा है यह वामपंथियों के द्वारा फैलाया गया आतंकवाद है या शत्रु देश के द्वारा फैलाया गया आतंकवाद है। तो आप सोचते हैं कि हाँ ये तो बात सरकार सही कह रही है। इसके नेटवर्क होते हैं, उन्हीं नेटवर्क के माध्यम से वैधता प्रदान ये करवाया जाता है और आप सरकार के पक्ष में हमेशा खड़े रहते हैं, पूंजीवादी शोषण करता रहता है। वहीं जब हम वामपंथ को देखते हैं तो यह समानता की बात करता है, किसान मजदूरों के समान हितों की बात करता है। यह रशियन चाइनीज आइडियोलॉजी है या विचारधारा है, लेकिन यह एक अवस्था में ले जाकर के पशुवत समानता पे पहुंचा देता है इंसान को, क्योंकि प्रत्येक इंसान के अंदर कुछ एप्टीट्यूड, कुछ अभिक्षमताएं होती हैं, उसके अनुसार उसका विकास और विनाश निर्भर होता है। लेकिन यह पूर्ण समानता की बात करता है, यानी ऐसी समानता जैसे कि पशुओं में सारे कुत्ते एक समान है, सारे शेर एक समान है, सारे गाय बैल एक समान है, सुअर सारे एक समान है। ये इंसानों को कह रहा है कि सारे इंसानों को हम एक समान बना देंगे। तो वो सारे जानवर एक समान इसलिए हैं क्योंकि उनके भीतर केवल संवेदनाएं पाई जाती हैं, तर्कणा नहीं पाई जाती है, जबकि मानव के भीतर संवेदना और तर्कणा का एक संयोग पाया जाता है। यानी कि देयर इज अ कॉन्सोनेंट बिटवीन रैशनैलिटी एंड सेंसिबिलिटी। इन दोनों के सहयोग में इंसान जीता, इन दोनों या इमोशंस और रैशनैलिटी का एक तादात्म्य पाया जाता है।
तो कहीं ना कहीं प्रत्येक व्यक्ति की सोच, प्रत्येक व्यक्ति की परिस्थितियां अलग अलग होंगी, तो किसी को सफल किसी को कम सफल बनाएंगी। बस इतना ही एक भेद रहेगा, यानी कि सबके परिणाम अलग अलग निकल करके सामने आएंगे। तो इसको ये इग्नोर कर देता है। ये पूर्ण पशुवत समानता के दोनों ही विचारधाराएं खतरनाक है। जब ये दुनिया के किसी भी देश में जाती हैं तो वहां पे अपनी सत्ताएं स्थापित करवाती हैं और वो सरकारें इनको वैधता प्रदान करवाती हैं अपने नागरिकों के बीच में। तो आप भारत और पाकिस्तान को ले लें, क्योंकि संदर्भ हमारा हाल ही का उठाएंगे ताकि हम जल्दी अपने लेक्चर को कंप्लीट कर लें, किसान आंदोलन से जोड़ना है। तो यहां आप ऐसे समझे कि अमेरिका और ब्रिटेन 1947 के बाद से अपनी विचारधारा पूंजीवाद का प्रचार करने लगे। सोवियत संघ और चीन अपनी वामपंथ का प्रचार करने लगा विचारधारा का। पाकिस्तान फंस गया अमेरिका के चंगुल में और भारत फंस गया रूस के या सोवियत संघ के चंगुल में। कई देश फंसे पोस्ट कॉलोनियल, बस उदाहरण के लिए आपको समझा रहे हैं। बस खैर अंधभक्तों के समझ में नहीं आएगी सारी बात। तो जब उसके चंगुल में फंस गया तो राष्ट्रीय हित की संज्ञा भी उसी विचारधारा के अनुकूल दी जाने लगी। अंधभक्त के अंदर एक खासियत तो होती है कि यह अपने देश से बहुत प्रेम करता है और राष्ट्र से बहुत प्रेम करता है, लेकिन दिक्कत यह होती है कि यहां इसके पास सेंस नहीं, इमोशंस तो है, सेंस नहीं है। तो राष्ट्रीय हित क्या होते हैं इसको पता नहीं होता, राष्ट्रवाद क्या है इसको पता नहीं होता, राष्ट्रीयता क्या है इसको नहीं पता होता। सरकार बोली कि राष्ट्रीय हित में हम कर रहे हैं तो एक्सेप्ट कर गया, वाह वाह वाह, सरकार कर रही है राष्ट्रीय हित में है तो राष्ट्रीय हित में है। आपसे उससे पूछ दो कि राष्ट्रीय हित होता क्या है तो उसको कुछ नहीं पता है। यह है अंधभक्तों की कंडीशंस। इसीलिए ये देश हमेशा से गुलाम बने रहे हैं। 700 साल से भारत भी गुलाम रहा इन्हीं अंधभक्तों के कारण। विदेशी आक्रमणों ने हमको गुलाम नहीं बनाया, हमको गुलाम अगर रखा है तो यहीं के अंधभक्तों ने रखा है जो सत्ता की चाटुकारिता में लगे रहे। तो पाकिस्तान उस खेमे में चला गया और भारत सोवियत के खेमे में चला गया। तो अब अमेरिका के खेमे में जाने के कारण, ब्रिटेन के खेमे में जाने के कारण वहां पर सारी व्यवस्थाओं का निजीकरण रहा। हालांकि मुस्लिम लीग जो पार्टी थी वह भी पूरी तरीके से अमीरों की पार्टी थी, तो वह चाहती थी कि सारे संसाधन हमारे पास रहें, गरीब सुन्नियों के पास या गरीब लोगों के पास संसाधन ना पहुंचने पाए, इसलिए वो अमेरिकी खेमे में जाना बेहतर समझा। तो अब जब अमेरिकी खेमे में गए हैं तो उनके विचारधारा की चाटुकारिता करनी पड़ेगी। तो गरीब लोगों को भरमाने के लिए वहां पर इस्लामिक राष्ट्रवाद आया ताकि गरीब अमीरों से, चूंकि बगल में सोवियत था तो उनके प्रभाव में आकर के ये अमीरों से संसाधन छीनने की बात करेंगे, समानता लाने की बात करेंगे। तो उनको भरमाने के लिए गरीबों को इस्लामिक राष्ट्रवाद की बात की गई और 45 से लेकर 90 तक आते आते पूरा का पूरा पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्रवाद, जिहाद और आतंकवाद से में लिप्त हो गया। और इस हद तक लिप्त हुआ कि धूर्त पूंजीपतियों ने या धूर्त पूंजीवादी सरकारों ने सोवियत जो कि समानता में विश्वास करता था उस देश को तोड़ डाला, भारत के कश्मीर में जिहाद उत्पन्न कर दिया। लेकिन ये पूंजीपति ये नहीं कह रहे हैं कि हम इनके पीछे हैं, या ये पूंजीवाद दी विचारधाराएं ये नहीं कह रही कि हम इनके पीछे हैं। इन अंधभक्तों को, इस्लामिक जिहादियों को लग रहा है कि हम इस्लाम के हित में कर रहे हैं। इनको ये नहीं पता है कि ये इनके हाथ के मोहरे मात्र हैं और सरकारें जो भी कानून बनाती थी वो पाकिस्तान के पूंजीपतियों के हित में बनाती थी। और जब भी कोई अंधभक्त पूछता था कि ये कानून क्यों बना रहे हो तो पाकिस्तान की सरकार बोलती थी वो इस्लाम के हित में यही है, इस्लामिक राष्ट्रीय हित में यही है, पाकिस्तान के राष्ट्रीय हित में यही है। तो यहां भारत को, रूस को दुश्मन के रूप में प्रस्तुत किया गया। ठीक वहीं भारत वामपंथियों के जब चंगुल में फंस गया तो वामपंथियों ने हमारे सिस्टम को विकृत करने का पूरा प्रयास किया। और अमेरिका जो कि रूस की धुर विरोधी विचारधारा है, वामपंथ की धुर विरोधी विचारधारा, समानता का घोर विरोधी है, वहां तो शोषण तंत्र चलता है पूंजीवाद में। शोषण करिए और संतुष्टि पैदा करिए शोषण के प्रति, और मजदूर एक्सेप्ट कर ले कि हाँ मेरा शोषण नहीं हो रहा है। तो हम चंगुल में फंसे रहे। तो इसके संदर्भ में मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि जो इस वक्त भारत है पूंजीवाद के चंगुल में फंसा हुआ, अमेरिकी, ब्रिटिश, इजरायली, सऊदी विचारधारा के चंगुल में। तो ये जो अंधभक्त हैं, मतलब सत्ता चूंकि इनकी समर्थक है, तो अब ये जा करके वामपंथ की पोल खोलते रहते हैं, टीवी पर एक आध पत्रकार से लेकर के सब ये बताते रहते हैं आपके बीच में, लेकिन अपनी कमियों को नहीं बताते हैं। तो पूंजीवाद भारत में 91 के बाद आ रहा है, यानी कि कांग्रेस लेकर के आ रही है, चाहे परिस्थितियों की वजह से आना हुआ, चाहे जो भी
कारण रहा हो। 2000 के बाद हम पूरी तरीके से पूंजीवाद के चंगुल में फंसते चले गए और देश की जितनी भी सरकारी संस्थाएं थी, वामपंथ का मतलब है कि सब कुछ सार्वजनिक क्षेत्र में हो, सरकारी क्षेत्र में, उनका निजीकरण आरंभ किया गया। यानी कुछ पूंजीपतियों के हाथ में विनिवेशीकरण के नाम पर या सीधे सीधे उनको हाथों में बेच ही दिया गया और सरकारों ने कहा कि फैक्ट्रियां घाटे में चल रही थी इसलिए उनके हाथों में हम बेच रहे हैं। तो ये कांग्रेस के दौर में भी चला है और बीजेपी के दौर में भी चल रहा है। तो ये चीजें रही। अब आते हैं दूसरे पक्ष के ऊपर कि जो पूंजीवाद और वामपंथ में अंतर यह है कि जो पूंजीवाद है वह अमीरों को सब्सिडी देता है। पूंजीवाद में जो भी छूट मिलती है या जितने कानून बनाए जाते हैं सारे आर्थिक हित पूंजीपतियों के पक्ष में किए जाते हैं और कोशिश किया जाता है कि मैक्सिमम जनता गरीब की गरीब रहे और उसे अंधभक्ति में बहाया जाए। वहीं अगर वामपंथ की अच्छाई अगर देखें तो वो किसानों मजदूरों के पक्ष में सब्सिडीज वगैरह देती हैं या छूट देती हैं या सुविधाएं देती हैं, जैसा कि भारत में 90 के पहले मिला करता था। किसानों के हित में सारी सब्सिडी वगैरह दी जाती थी, मजदूरों के हित में दी जाती थी, नौकरियों की गारंटी होती थी, सरकारी नौकरियों के बाद पेंशन मिला करता था। ये सब वामपंथ की अच्छाइयां हैं। लेकिन पूंजीवाद के चंगुल में फंसने लगे तो ये सारे सिस्टम कभी बीजेपी ने कभी कांग्रेस ने खत्म किए। आप सब पहले की कहानी जानते हैं। फिलहाल हम आते हैं इस किसान आंदोलन पे, 2014 के बाद की राजनीति पे। भारत में हिंदू राष्ट्रवाद के जनक रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और आपको मदन मोहन मालवीय आदि। तो खैर हिंदू राष्ट्रवाद यहां कभी पनप ही नहीं पाया। पनप ना पाने का मूल कारण यही था कि अंधभक्त कभी ना कभी वामपंथ के चंगुल में रहता है तो कभी पूंजीवाद के चंगुल में। तो हिंदू राष्ट्रवाद 47 से उभर के सामने आ रहा है लेकिन पनप नहीं पाया, क्योंकि जो बहुसंख्यक है उसके मन में राष्ट्रीय हित का मतलब कांग्रेस हित बताया गया। ये अंधभक्त ही है। दूसरी तरफ उनको यह बताया गया सेकुलरिज्म, यानी इस्लामिक तुष्टीकरण को सेकुलरिज्म बताया गया, वामपंथ तुष्टीकरण को सेकुलरिज्म के रूप में साबित किया। और जो बहुमत अंधभक्त है इसे ही मानता था। हिंदू राष्ट्रवाद कभी पनप ही नहीं पाया यहां पर। अब देखें जब ये पनप नहीं पा रहा है तो इसका आप देख सकते हैं कि जो आज के अंधभक्त हैं, जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, इनके पूर्वज तब जो है इस्लामिक शेरवानियां पहन करके, पठानी सूट पहन करके, चाहे मिश्रा जी हो, शुक्ला जी हो, श्रीवास्तव जी हो, कॉलोनियों में और गांव में घुमा करते थे, जो है अपने आप को गंगा जमुनी तहजीब के रूप में साबित करते थे। और जैसे कोई बुद्धिमान है या हिंदू राष्ट्रवादी है कुछ बोल लेता था तो इनका दिमाग खटक जाता था और ये कहता था अरे ये तो देशद्रोही है। ये वामपंथी दौर का मैं बात कर रहा हूं। तो ये अंधभक्त होते हैं, इमोशन से जीते हैं। उन्हीं के जेनेटिक लोब्स वाले आज जो है लड़के, जो मिश्रा शुक्ला जी सेकुलर हुआ करते थे उस दौर में, क्या पहन करके, शेरवानी पहन करके, इस्लामिक दाढ़ी बढ़ा करके गंगा जमुनी तहजीब की दुहाई देते थे, आज उन्हीं के लड़के अंधभक्त राष्ट्रवादी हो गए। राष्ट्रवादी का मतलब है पूंजीवाद के चंगुल में फंस गए हैं। तो वहां राष्ट्रवाद दूसरा था, राष्ट्रीय हित दूसरी थी। अब यहां मोदी के सरकार में जब हम आ रहे हैं तो यही खेल पूंजीवादी सरकारें कर रही हैं। तो हिंदू राष्ट्रवाद को पनपाने का काम इन लोगों ने किया। किसने? अटल बिहारी वाजपेयी ने। और बड़ी जनता को जगाया, राष्ट्रीय हितों को समझाया और धीरे धीरे कम से कम ये जो अंधभक्त हैं उस चंगुल से छूट करके ये अटल की विचारधारा में से प्रभावित हुए, आडवाणी की विचारधारा से प्रभावित हुए, इन्होंने अपनी दिशा बदली। लेकिन जब तक बदली तब तक पूंजीवाद के चंगुल में फंस गए। अटल बिहारी वाजपेयी पूर्ण बहुमत नहीं ला पाए, हालांकि भाव उन्होंने जगा दिया था। अटल की राजनीति जैसे ही समाप्त होती है, इन पूंजीवादियों ने पहले, और इनके जो मीडिया एजेंट्स हैं, पूंजीपतियों के अपने ये सारे सेटिस्फेक्शन के पैदा करने के तरीके हैं। मीडिया होता है, सोशल मीडिया होता है। उस दौर में भी अखबार वामपंथ के पक्ष में जाता था, जैसे कि जनसत्ता है, एनडीटीवी है, ये वामपंथी हैं। जी न्यूज है और ये इंडिया टीवी है, ये सब सारे एक भी हिंदूवादी नहीं है। ये सब के सब जो है पूंजीवादी एजेंट हैं और आपको हिंदूवादी साबित करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अटल ने जो अलख जगाई थी अब उसका लाभ ये ले रहे हैं और राष्ट्रवाद को पूंजीवाद में ढाल रहे हैं और आपको पता भी नहीं चल पा रहा है। और इसका लाभ 2014 में पूंजीवादियों ने अपने एजेंटों को सौंप दिया। दो एजेंट ले गए, यानी जो अटल ने अलख जलाई थी, आडवाणी ने अलख जलाई थी, उसका लाभ अब दूसरा ले रहा है। और विशेषकर जहां पे पूंजीवाद सबसे ज्यादा प्रभावित था, हावी था भारत में, गुजरात, वहीं से नेता चुन करके आ रहे हैं। तो जब ये आ रहे हैं तो अब अपने अंधभक्तों को कैसे बरगला रहे हैं?
क्योंकि इनके मन में सच्चाई है, दिल साफ सुथरा है, राष्ट्रीय हित चाहते हैं, राष्ट्रवाद चाहते हैं, लेकिन इनको यह नहीं पता है कि राष्ट्रीय हित और राष्ट्रवाद क्या है। इसका लाभ उठाया इन कैपिटलिस्टों के एजेंटों ने। तो देखिए जरा सा इसमें क्या काम किया गया। और हाल में किसान आंदोलन को समर्थन नहीं दिया जा रहा है, किसानों मजदूरों के खिलाफ कानून बन गए, गरीबों के खिलाफ सरकार जा रही है, शोषण बढ़ता जा रहा है, लेकिन फिर भी देश में राष्ट्रवाद हावी है। क्यों? क्योंकि यह पूंजीवादी राष्ट्रवाद है। तो सबसे पहले हम आर्थिक नीतियों की बात कर ले 2014 से, कि सरकार कैसे इन भक्तों को अपने चंगुल में फंसाए हुए है राष्ट्रवाद का नारा दे करके। तो सबसे पहले हम आते हैं कि इस सरकार के समय में सबसे बड़ा पॉपुलर घोटालों में एक आता है 11,000 करोड़ का पीएनबी घोटाला। ये घोटाला किसके पक्ष में है? कि पूंजीपतियों ने पुरानी यूपीए सरकार में और इस एनडीए सरकार में बड़ा लोन लिया था पंजाब नेशनल बैंक से, जिसमें कि पॉपुलर रहे हैं नीरव मोदी और मेहुल चौकसी। पूंजीवादी मीडिया यानी कि जो अपने आप को राष्ट्रवादी खुद के मुंह से करती है अंधभक्तों को बरगलाने के लिए, जिसका नाम है आपका जी न्यूज और इंडिया टीवी, आज तक वगैरह, तो ये सब इन नामों को काफी तेजी से उजागर किए। लेकिन इस 11,000 करोड़ के घोटाले में एक और पूंजीपति था जो कि मोदी और अमित शाह का खास था, लेकिन उसे दिखाया नहीं गया, और यह था विपुल अंबानी। विपुल अंबानी कौन है? तो मुकेश अंबानी का चचेरा भाई है, धीरू भाई अंबानी के छोटे भाई थे नट्टू भाई अंबानी, इनका ये लड़का रिलायंस में भी लंबे समय तक काम करता रहा था। ये पूंजीपतियों के पक्ष में बैंकों ने घोटाले किए और उसके बाद ये दोनों भाग गए और ये भी विदेश भाग गया। मोदी सरकार ने यह पल कह के पलड़ा झाड़ लिया कि ये तो पहले से चले आ रहा। मोदी सरकार ने ऐसा कुछ नहीं कहा, उनके जो कैपिटलिस्ट मीडिया के जो एजेंट्स हैं वो कह रहे हैं, क्योंकि भाई सरकारें कुछ नहीं डायरेक्ट अपने मुंह से बोलती है, एजेंट ये होती है पूंजीपतियों की। लेकिन इनकी लेजिटिमेसी सोशल मीडिया या मीडिया घराने तय करते हैं। ये मीडिया घराने भी नहीं, पूंजीपतियों की ही मैनिफेस्टेशन है, ताकि इनकी वैधता को कायम करा सके, शोषण आपका करें और आपके भीतर संतुष्टि भी दे दे। तो ये रहा 11,000 करोड़ का घोटाला विपुल अंबानी। इस नाम को किसी ने नहीं साबित किया। फिर उसके बाद आपका पॉपुलर रहा यस बैंक घोटाला। यस बैंक घोटाला में 60,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, जिस कंपनी का जो मालिक था राणा कपूर, इसके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस चल रहा है। और इसने किसको किसको लोन बांटे हैं? तो सबसे पहला लोन बांटा है अनिल अंबानी को 12,800 करोड़ रुपए। सुभाष चंद्रा, जो जी न्यूज है, जो अपने आप को सबसे बड़ा राष्ट्रवादी साबित करता है और हर रात को आकर के 9 बजे न्यूज का पोस्टमार्टम करता है और उसको बोलता है कि मैं न्यूज का एनालिसिस कर रहा हूं राष्ट्रवाद के पक्ष में, उस सुभाष चंद्रा को 84 करोड़ रुपए इस यस बैंक से मिले। फिर उसके बाद है जेट एयरवेज 1100 करोड़ रुपए, और इसी तरीके से कुल 60,000 करोड़ रुपए इस बैंक ने दिए। इस बैंकों में जो पैसे लगे थे आम आदमी, गरीबों के, मजदूरों के, किसानों के लगे थे। बैंक दिवालिया हो गई, लेकिन इन लोगों ने अपना कर्जा नहीं चुकाया। तो जब कर्जा नहीं चुकाया और अंधभक्तों का पैसा इसमें फंसा हुआ है, तो कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम करके, चूंकि अंग्रेजों के जमाने में भी, वो अंग्रेज मतलब पूंजीवादी, वही शासन प्रणाली यहां चल रही है, तो उस दौर में भी जो लोग स्वतंत्रता की बात करते थे, किसान मजदूर की बात करते थे, समानता की बात करते थे, उन्हें वामपंथी और आतंकवादी घोषित कर दिया जाता था। तो जैसे वामपंथ के प्रभाव में जो सकारात्मक प्रभाव जिन पे पड़े वामपंथ के, वे थे सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल आदि। और अंग्रेज इनको कहते थे दे आर टेररिस्ट, ये आतंकवादी हैं, ये राष्ट्रद्रोही हैं, देशद्रोही हैं। ठीक वही आजकल चल रहा है कि जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनको राष्ट्रद्रोही, देशद्रोही साबित कर रही है ये कौन सी? पूंजीवादी मीडिया, जिसका मालिक खुद पैसा लेकर के बैठा हुआ है। और ये बैंक डूब गया, यानी कि 60,000 करोड़ रुपया इधर फंसा। फिर उसके बाद है 11,000 करोड़ रुपया पीएनबी घोटाला। अब इसके बाद देखें, उसके बाद एसबीआई ने क्या किया कि इसने 5,000 करोड़ रुपए दे रखे हैं किसको? अडानी ग्रुप को। गरीबों से खाते खुलवाएगा। शुरुआती में जब मोदी आए, एसबीआई के पास बड़ी रकम हुई, उस रकम को लोन के तौर पे अडानी को दिया गया, या इसने देने का प्लान बनाया। 5,000 करोड़ का लोन। यह भी लोन चुकता होगा या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। एसबीआई की क्रेडिट को देखते हुए फ्रांस की कंपनी अमुंदी ने
कहा कि अगर एसबीआई 5,000 करोड़ का लोन देती है, उसको कर्जा देती है, किसको? ऑस्ट्रेलिया में खादान खरीदने के लिए। ध्यान रखिएगा, यहां राष्ट्रीय हित नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में खादान खरीदा जा रहा है, तो मैं उसके ग्रीन बॉन्ड्स बेच करके अपने पैसे ले लूंगा। यानी कि अप्रोक्सीमेट लगभग अगर आप देखें तो कुल मिलाकर के 80 से 90 हजार करोड़ रुपया ये पूंजीपति लिए हुए हैं। जो मैंने आपको नीरव मोदी और मेहुल चौकसी का नाम लिया है, विपुल अंबानी के साथ लेकर के जिसके नाम को छोड़ दिया गया था, ये नीरव मोदी और मेहुल चौकसी नरेंद्र मोदी के समय में रहे हैं। और जो बड़ा कर्जा पीएनबी ने दिया है नरेंद्र मोदी के ही शासनकाल में दिया, कांग्रेस के शासनकाल में बहुत कम दिया है। लेकिन जिन्होंने पैसा खाया है यस बैंक से या इन बैंकों से, जैसे मान लीजिए कि क्या नाम है जो है जी न्यूज का मालिक है, तो इसके एजेंट्स आकर के साबित कर रहे हैं कि इस सरकार की नहीं, पुराने समय से ये कर्जे लेते चले आ रहे हैं। और हकीकत तो ये बता दें कि नीरव मोदी जो है वह वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में गया था। यह एक आर्थिक बैठक थी जो डावोस में हुई थी और जिसका नेतृत्व नरेंद्र मोदी कर रहे थे। यानी इतने सारे बैंकों के घोटाले हुए और ये सभी विदेश भाग गए और कुछ यहां पर बैठे हुए हैं। अब देखें, मोदी सरकार ने यह पल्लड़ा झाड़ लिया, यह कहते हैं कि तो पुराने समय से चले आ रहे हैं। हालांकि मोदी ने कुछ नहीं बोला, ये काम इनके एजेंट्स कर रहे हैं। कौन कर रहा है? जी न्यूज कर रही है, आज तक कर रहा है, इंडिया टीवी, ये जो इन खेमे है, ये डायरेक्टली इनमें किसी एक का नाम नहीं है, बहुत बड़ा ये खेमा है। हो सकता है कोई एक राष्ट्रवादी हो, इसमें से पूरा प्लान करके जनता के दिमाग में यह भ्रम पैदा किया जा रहा है। अब देखें, सरकार ने निर्णय लिया कि पिछले 2-3 सालों में इसने 5.5 लाख करोड़ का कर्ज माफ किया। ये 5.5 लाख करोड़ का कर्ज कौन सा माफ हो रहा है? बड़े औद्योगिक घरानों का कर्ज माफ हो रहा है। बड़े औद्योगिक का कैसे कर्ज माफ हो रहा है? तो आप ऐसे समझें कि ये 5.5 लाख करोड़ रुपए वो पैसा थे या वो लोन थे जिनको कि ये पूंजीपति चुकता नहीं कर पाए। जब पूंजीपति इस बैंक को चुकता नहीं कर पाते हैं, बैंक के लोन को चुकता नहीं कर पाते हैं या इनका ब्याज भी चुकता नहीं कर पाते हैं, तो बैंकों को ऐसे मामले में निर्णय लेना होता है। हालांकि ये बैंक स्वयं निर्णय नहीं लेते हैं, राजनीतिक दबाव में निर्णय लेते हैं और इनको कहीं ना कहीं राइट ऑफ कर दिया जाता है। राइट ऑफ कर दिया जाता है मतलब कि ऐसा दिखा दिया जाता है कि इन जो लोन बांटे गए हैं, इन लोन्स के ना तो ब्याज मिले हैं, ना ये लोन ही हम अपने रिकवरी कर पाए हैं। तो ऐसे कंडीशन में राइट ऑफ करके इनको साइड कर दिया जाता है। हालांकि बैलेंस शीट में दिखाना इनको होता है, राइट ऑफ कर दिया जाता है, यानी कि बैंक इनको वसूल करने में न्यूट्रल हो जाती है या नीरस पड़ जाती है, यानी कि अब हम इसकी वसूली नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर पाएंगे, ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। तो इस रूप में ये सरकार ने 5.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफी दिया। हालांकि यहीं पर अंधभक्त कुतर्क करता है कि बैंक जब चाहे तब उसको वसूल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां पर ये पूरी तरीके से अपने आप को उस क्षेत्र से अलग ध्यान ही हटा लेता है कि अब मैं उसकी वसूली करूंगा ही नहीं। अंधभक्त चाहे जितने भी कुतर्क कर लें। तो ये 5.5 लाख करोड़ कौन है कि जब ये पीएनबी घोटाला हो रहा है, यस बैंक घोटाला हो रहा है और 1 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति फंस जा रही है, तो जाहिर सी बात है और भी पूंजीपति जो लिए हुए हैं कहीं ना कहीं ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। तो इससे बढ़िया तरीका है कि ये 5.5 लाख करोड़ रुपया फंसे और ये व्यापारी बदनाम हो, तो इससे बेहतर है कि इसको क्या कर दो, इनके कर्ज को ही राइट ऑफ कर दो जो है, ताकि अब ये पूंजीपति विदेश ना भागने पाए और इनका कर्जा भी माफ हो जाए। खेल ही खत्म हो गया। अब 5 से 6 लाख करोड़ रुपया जिसका 6 साल में 7 साल में इस मोदी के पिछले कार्यकाल 14 से लेकर अब तक बैंकों में ये बड़े घोटाले हुए और पूंजीपतियों ये पैसा लेकर के पचा गए। अब इस पैसे की उगाही कैसे होगी? तो अब इन बैंकों ने यह नियम बनाया कि किससे गरीब किसानों मजदूर जो कि 3,000 रुपए से कम खाते में होगा यदि बड़े शहर में है और छोटे शहर में 2,000 रुपए से कम है तो 150 रुपए की पेनाल्टी लगाएंगे, 100 रुपए की पेनाल्टी लगाएंगे। वो अपना जीएसटी 15%, 10% ऐसा करके सेट करना चालू कर दिए। यानी पैसा अमीर लेकर के भाग रहा है और टैक्स गरीबों पे लग रहा है। यानी पूरा देश आर्थिक रूप से दिवालिया हो गया था, कोरोना के पहले ही दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गया था। लेकिन इसी दौरान सरकारों ने अंधभक्त गरीबों जिनका शोषण कर रही हैं उनके ऊपर राष्ट्रवाद का भूत लादा। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह हुई कि बार बार हर चीज को हिंदू मुस्लिम एंगल से साबित दिखाने की कोशिश की जा रही है। और ये जो इनके न्यूज एजेंसीज हैं
जो ये पैसा लिए बैठी हुई हैं या इनके चंगुल में फंसी हुई हैं, ये बार बार इन मुद्दों से ध्यान हटा रही हैं। पूंजीवाद की एक सबसे बड़ी विशेषता होती है कि सारी छूट और सब्सिडी अमीरों के पक्ष में दी जाती है और गरीबों से छीना जाता है, गरीबों के हाथ की रोटी छीनी जाती है, उनको आत्मनिर्भर बनने के लिए कहा जाता है। वही हाल भारत में हो रहा है। जब किसानों को कहा जाता है कि जो इनको सब्सिडी दो, तब आकर के ये न्यूज का पोस्टमार्टम 9 बजे किया जाता है कि किसानों को ज्यादा छूट दी जाएगी, सब्सिडी दी जाएगी, तो किसान निकम्मे हो जाएंगे, मजदूर निकम्मे हो जाएंगे। तो यहां गरीबों को कहा जाता है जो अपने परिवार की परवरिश नहीं कर पा रहा है कि आत्मनिर्भर बनो, और अडानी और अंबानी को लोन बांटे जा रहे हैं और फिर उस लोन को, उस कर्जे को माफ किया जा रहा है। उसके अलावा कारपोरेट टैक्स में छूट दी जा रही है और इन गरीबों को कहा जा रहा है कि तुम हर चीज की, गैस की सब्सिडी छोड़ो, रसोई की सब्सिडी छोड़ो। देख रहे हैं ना शोषण का स्तर, और ये रामराज जला रहे हैं। अब अंधभक्त कहीं पिदक ना जाए, क्योंकि इसी की जेब से तो निकल रहा है, यही मजदूर है, यही किसान है या यही हिंदू है। तो इसके दिमाग में यह है कि मोदी जी क्यों कर रहे हैं, तो राष्ट्र हित में कर रहे हैं। और हर बार जो भी पूंजीपतियों के पक्ष में कानून लाए जा रहे हैं, उनको मोदी जी बोल रहे हैं कि यह राष्ट्रीय हित है, और अंधभक्त मान लेता, क्योंकि अंधभक्त ना तो राष्ट्रीय हित की परिभाषा जानता, ना राष्ट्रवाद की परिभाषा जानता, ना इसकी। अगर किसी मुनाफे की कंपनी को ही बेचा जाए और मोदी जी कह दे कि राष्ट्रीय हित में बेचा, अंधभक्त राष्ट्रीय हित में बिक रहा है, हद बात है। यानी कि अगर भविष्य में कहीं मोदी जी कह दें कि मैं इस देश को बेचने जा रहा हूं, और अंधभक्त पूछेगा हुजूर महाराज प्रभु क्यों बेच रहे हैं मोदी जी, और मोदी जी कह दें कि ये राष्ट्रीय हित में बेच रहे हैं, तो अंधभक्त बिल्कुल खुश है कि राष्ट्रीय हित में देश बिकने जा रहा है। यानी कि इसके राष्ट्रीय हित भावनात्मक रूप से तो बहुत जुड़ा हुआ है, लेकिन दिमाग का इतना पैदल है कि क्या राष्ट्रीय हित होता है इसको कोई समझ नहीं है, क्या राष्ट्रवाद होता है इसको कोई समझ नहीं। यानी मोदी ने जो बोल दिया पूंजीपतियों के पक्ष में कानून बना दिया, वह राष्ट्रीय हित। राहुल ने पूंजीपतियों के पक्ष में बोल दिया, वह राष्ट्रीय हित। जब उस दौर के अंधभक्त हुआ करते थे, इंदिरा गांधी के समय वाले, तो इंदिरा गांधी ने कह दिया कि यही राष्ट्रीय हित है, तो वही। ये पूरा खेल यही चल रहा है। अब कोरोना जब आया है, तो कोरोना आया या नहीं आया ये एक अलग मैटर है, लेकिन फिलहाल मान लें पूंजीपतियों का यह षड्यंत्र था वामपंथी देशों के खिलाफ। हालांकि वामपंथी देशों ने पूंजीपतियों पे भी आरोप लगाए, क्योंकि चीन विकसित हो रहा था और सारी भूमंडलीकरण के व्यापार पर उसका कब्जा हो रहा था, इस भूमंडलीकरण का लाभ मिल रहा था, तो पूंजीपतियों ने उसके खिलाफ षड्यंत्र खेला। फिर भी दाव उसी के पक्ष में डाल दिया गया कि चीन ने ही कोरोना फैलाया है। तो खैर कोरोना था या नहीं था, हकीकत है भी तो कितना सही है, किसने फैलाया, एक अलग विषय है। तब मोदी जी ने यह विकल्प निकाला कि अब अंधभक्त कहीं ज्यादा ना भड़क जाए, देश की अर्थव्यवस्था खराब हो गई है, तो इन्होंने कहा कि आपदा को अवसर में बदल दो, आपदा को अवसर में बदल दो। अब ये अंधभक्तों के लिए आपदा को अवसर में नहीं बदला गया, यह पूंजीपतियों के लिए आपदा को अवसर में बदला गया। और जो भी अंधभक्त जा करके फैक्ट्रियों में मजदूरी करके 8 घंटा ले आकर के कमा करके खा रहा है, या किसान अपनी परवरिश कर रहा है, तो उसकी जो बची खुची आमदनी थी उसको भी किस तरीके से उसके हाथ से छीनकर पूंजीपतियों के हाथ में सौंपा जाए, तो इसके लिए कोरोना के दौरान एक इमरजेंसी पीरियड है। किसान किसी कानून की मांग नहीं कर रहा है, इस दौरान ले आकर के किसान विधेयक को पारित किया गया, किसान कानून बनाए गए, और अंधभक्तों के दिमाग में यह बात डाली गई कि यह राष्ट्रीय हित में है, किसानों के खिलाफ वाला कानून, यह किसानों के हित में। अखबारों ने जनता को भ्रमित भी किया, भ्रमित पूंजीवादी अखबार, एक दैनिक जागरण का एक आर्टिकल एक लड़के ने भेजा जिसमें यह लिखा था कि विपक्ष भड़का रही है किसानों को, और किस मामले में भड़का रही है कि एमएसपी खत्म किया जा रहा है, यह भ्रम किसानों के भीतर विपक्ष डाल रही है। जबकि हकीकत यह थी कि किसान को पहले दिन से ही पता था, नवनाथ मिश्रा पहले ही दिन वे लोकसभा में मिलता, तभी किसान के रूप में मैंने वीडियो बनाया था, मुझे पता था कि एमएसपी खत्म नहीं हो रहा है, हम एमएसपी की गारंटी की मांग करें कि तुमने पूंजीपतियों के पक्ष में सारी चीजें डाल दी है, तो हमारी एमएसपी की गारंटी दो। लेकिन यह अखबार जनता को भ्रमित कर ले गया, और आम जनता यह समझ रही है कि किसान भ्रमित है, किसान नहीं भ्रमित था, भ्रमित ये जनता हुई, किसकी वजह से, पूंजीवादी मीडिया के जरिए। तो देखिए अंधभक्तों का स्तर कितना दिमाग से पैदा है कि ये समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं भ्रमित हूं कि किसान भ्रमित है। और देखिए दूसरी इसमें खेल, तो ये चीज हुआ। अब मान लीजिए किसान आंदोलन कर रहा है, तो केवल अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा है, इन अंधभक्तों के हितों की भी लड़ाई कर रहा है। जो इन अंधभक्तों का ये शोषण हुआ है, या बैंकों से जो इनके पैसे कट रहे हैं, इनके खाते में पैसे नहीं है, तो मजदूरी कर रहे हैं, परवरिश कर रहे हैं, उसके बाद भी रोटी छीनती जा रही है। ट्रैफिक का चार्ज बढ़ा दिया गया, ट्रैफिक पेनाल्टी 4000 5000 कर दी गई, इसका भी इंपैक्ट अंधभक्तों पर ही पड़ रहा है। अंधभक्त पे 500 रुपए का ही प्रभाव काफी था, लेकिन 5000 रुपए मोदी ने लगाया, क्योंकि भाई पैसे तो सारे बैंकों से खाली हो रहे हैं,
तो उसकी भरपाई गरीबों के जेब से ही की जाएगी ना, किसानों के जेब से ही की जाएगी ना। तो अंधभक्त कहा कि राष्ट्रीय हित में जरूरी है कि जो है ये क्रॉस करने पर 5,000 की पेनाल्टी लगे, हेलमेट ना लगे, इससे शिष्टाचार आएगा। अंधभक्त बना, ओ इससे तो शिष्टाचार आएगा। किसान कानून का पहला जो विधेयक है उसका जो प्रभाव बिल था, किसान बिल का जो पहला कानून था कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 को हटाया जा रहा है, तो वो किस लिए था? गरीबों, मजदूरों, किसानों के लिए था कि कालाबाजारी ना हो, पूंजीपति बड़ी मात्रा में स्टॉक ना करने पाए, और जब स्टॉक करता था तो छापेमारी होती थी और वस्तु बाहर आती थी, फिर कीमतें गिर जाती थी। अब इस अंधभक्त ये नहीं समझ पा रहा कि जब ये कानून खत्म किया गया है तो इसका मतलब है कि अडानी अंबानी अपने बड़े बड़े स्टोरेजेस में इसको ले जाकर के भरेंगे और फिर कहेंगे बाजार में किल्लत है, और फिर उसके बाद इसी अंधभक्त को मोटी कीमत में बेचेंगे कि जो किसी तरीके से अपनी मजदूरी कर रहा है। शहरी क्षेत्र में है तो वाइफ, चाइल्ड, प्लॉट और कुत्ते तक सीमित है, और अगर वह ग्रामीण क्षेत्र में है तो कोई उभरता हुआ नेता है, भाजपा नेता है, तो कोई उभरता हुआ प्रौढ़ भाजपा नेता है तो बस पगड़ी बांध करके बस मेटलिस्टिक शो कर देना है कि हम हिंदू हैं, दिमाग तो है नहीं, केवल दिल से काम लेना है, और इनके चंगुल में फंसा हुआ है। तो ये पहले कानून का प्रभाव जो किसान नहीं है उस पर भी पड़ेगा। अब वो अडानी जब उसका स्टॉक करेगा, उसने जो बड़े बड़े अपने लिए स्टोरेज सेंटर्स बना रखे हैं इन बड़े पूंजीपतियों ने, वो जरूरी नहीं है कि वो प्याज अंधभक्तों को ही बेचे। अगर उसको फायदा पाकिस्तान से हो रहा है तो पाकिस्तान को बेचेगा, वो जैसे बिजली बेचता है, अफ्रीका को बेचेगा, अमेरिका को बेचेगा, और अंधभक्त यहां भूखा मरेगा। और जब मांग करेगा तो ऊंची कीमतों पे वही लेकर के आएगा, क्योंकि उसको स्टॉकिंग की पूरी छूट दे दी गई है। अंधभक्त ये समझ नहीं पा रहा कि इन 3 विधेयक या जो 3 इसके पार्ट्स हैं किसान कानून के, वह सबके कल्याण के लिए किसान विरोध कर रहा है। जो राकेश टिकैत वहां खड़ा है, लड़ाई लड़ रहा है, वो सबकी लड़ाई लड़ रहा है। ये प्रश्न उठा रहे हैं कि क्यों नहीं यूपी बिहार के किसान जा रहे हैं। भाई इनके पास खाने के तक का ठिकाना नहीं है, ये क्या आंदोलन करने जाएंगे? तो जो हम में से जो थोड़े अमीर किसान हैं वो इस आंदोलन का नेतृत्व संभाल रहे हैं। तो पूंजीपति अब अंधभक्तों को बरगला रहा है कि अमीर किसानों की लड़ाई है, गरीब किसानों का इससे लेना देना नहीं है। क्यों ऐसा कर रहा है? क्योंकि वो चाहता है कि ये कानून बना रहे, इसके लिए वो किसी स्तर तक षड्यंत्र करवा देगा अपने एजेंटों से, रंगा बिल्ला से। किसान कभी भी देश के झंडे का अपमान नहीं करता है। वहां जो ट्रैक्टर आंदोलन हुआ उसमें भारत के झंडे लगे हुए थे। ये इन्हीं पूंजीपतियों के एजेंट हैं जो आम जनता को भरमाए, जिस तरीके से अखबारों के जरिए भरमाए किसान बिल पर कि एमएसपी खत्म की जा रही है, यह भ्रम विपक्ष फैला रहा है। ठीक उसी तरीके से वहां इनके एजेंट्स जाके झंडा फहरा रहे हैं और किसानों को बदनाम किया जा रहा है, ताकि यह किसान आंदोलन दम तोड़ दे, फिर यह पूंजीवादी कानून पास हो जाए। आपको शायद पता हो या ना हो, इसी तरीके से भूमि अधिग्रहण बिल पूंजीपतियों के पक्ष में ये लेकर के आए थे, लेकिन जब वहां किसानों का बड़ा विद्रोह हुआ शुरू में, तो ये इनका षड्यंत्र उस समय इतना मजबूत नहीं था कि उसको सफल बना पाए, तो भूमि अधिग्रहण बिल को पीछे खींच लिया गया। अब इससे भूमि अधिग्रहण बिल के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है उसके लिए नींव पड़ गई है। यह प्रत्यक्ष नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन भविष्य में इसका परिणाम दिखाई देगा, और वह हर चीज को साबित कर रहा है राष्ट्रीय हित के नाम पर, अपने सारी कारगुजारियों को राष्ट्रीय हित के नाम पर साबित कर रहा है। और बहरूपिया बन करके जो है इनके नेता जो कैपिटलिस्ट एजेंट है घूम रहे हैं, कभी शिवाजी का भेष बनाकर, कभी छत्रपति साहू जी महाराज का भेष बना करके, तो कभी अंबेडकर का, तो कभी नेहरू का, तो कभी सुभाष चंद्र बोस का। वो बहरूपिया नहीं थे, उनकी अपनी ओरिजिनल पर्सनालिटी थी, लेकिन ये बहरूपिया इसलिए बन रहा है ताकि अंधभक्तों को बरगलाया जा सके कि देखो हमारे नेता में तो जो है छत्रपति शिवाजी की मूर्ति दिख रही है, हमारे नेता में तो सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति दिख रही है। यही वो चाहता है कि अंधभक्त ऐसे ही भावनाओं में जीते रहे, और जितना अर्थतंत्र है कुछ पूंजीपतियों के हाथों में हम देश को दे दें, और वह उससे ध्यान भटकाने के लिए इनको हिंदू मुस्लिम झंडा फाड़ा गया, झंडा तोड़ा गया। तो पता चला कि जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इन्हीं का एजेंट कहेगा कि जो है हम जीना की फोटो नहीं हटाएंगे, तो फिर ये दिखाएंगे देखो ये तो मुसलमान है, जीना की फोटो नहीं हटा रहा, और हमारे हिंदू लड़ रहे हैं कि फोटो हटाया जाए। हमें तुमसे एक जीना की फोटो नहीं हटाई जा रही है, बैठ करके नौटंकी कर रहे हो जो है, केवल इसलिए ताकि अंधभक्त तुम्हारे चंगुल में फंसे रहे, और इनको ऊपर तुम राष्ट्रवाद का जो नारा दे करके इनको अपने जाल में फंसाए रखो। ये राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय हित से मैंने पहले ही बताया, अंधभक्तों का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये दिमाग के बिल्कुल पैदल है। इन्हीं के सारे 700 साल देश गुलाम रहा है। कभी सेकुलरिज्म की गुलामी के नाम पर जो है वामपंथ के चंगुल में फंसेंगे, कभी इसके चंगुल में हिंदुत्व के नाम पर जो पूंजीवाद के चंगुल में फंसे रहेंगे, और ये रामराज्य लाना चाहते हैं।
अरे राम राज्य का मतलब तो पहले तुम्हें पता होना चाहिए। राम राज्य ही इस देश का राष्ट्रीय हित है। और राम राज्य का मतलब है जहां किसानों के जेब में पैसा हो, जहां मजदूरों के जेब में पैसा हो, जहां दलित के जेब में पैसा हो, जहां ब्राह्मण के जेब में पैसा हो, यानी प्रत्येक व्यक्ति के जेब में एक सुखी जीवन जीने हेतु आय हो, ना कि देश की अर्थव्यवस्था कुछ पूंजीपतियों के हाथ में। तुमको पता भी है कि इस कोरोना के दौरान अडानी अंबानी की संपत्ति में कितनी वृद्धि हुई है। तुमको कुछ पता भी है कि अमित शाह के लड़के की संपत्ति में कितनी वृद्धि हुई है, और तुम्हारी संपत्ति कहां आ गई है गिर करके। इससे तुमको मतलब नहीं है। तो राम राज्य का मतलब होता है आर्थिक केंद्रीकरण नहीं कुछ पूंजीपतियों के पक्ष में, बल्कि सबका कल्याण, सब सुखी जीवन जिए और सबके जेब में पैसा हो। इसे राम राज्य कहते हैं और यही राष्ट्रीय हित है। खैर आम आदमी समझ गया होगा, क्योंकि वो अंधभक्त ही है। 700 साल से उसी की अंधभक्ति के परिणाम हम लोग को भुगतना पड़ा है, चाहे हिंदू हो, चाहे भारत राष्ट्र हो। हिंदू की परिभाषा चाहे आप मजहब के रूप में ले लें और चाहे भौगोलिक सांस्कृतिक के रूप में ले लें, ये कभी भी अंधभक्त सफल नहीं होने देंगे। चाहे वह हिंदू राष्ट्र की अवधारणा हो, चाहे लोकतांत्रिक राज्य की अवधारणा हो, पंथ निरपेक्ष राज्य की अवधारणा हो, ये हमेशा सत्ता के चाटुकार बने रहेंगे और सत्ता इन विचारों की गुलामी करती रहेगी। तो फिर मिलते हैं नए विषय और नए मुद्दे के साथ। और आप जो अंधभक्त नहीं है, इस किसान आंदोलन का समर्थन करें, क्योंकि इसका असर आपकी जेब पर भी पड़ेगा। और यह एक किसान का आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है। बाकी अंधभक्त सुनो, जो मैं आंकड़े दिया हूं उसके खिलाफ मेरे कमेंट बॉक्स में कोई उल्टा सीधा कमेंट मत करना। तुमको अगर आंकड़े चाहिए तो तुमको नेट पे मिल जाएंगे, सर्च कर लेना। बाकी तुम दिमाग के तो पैदल हो, लेकिन तुम अपने आप को सबसे ज्यादा बुद्धिमान समझते हो। जैसे कि एक पाकिस्तानी जिहादी आतंकवादी अपने आप को सबसे ज्यादा इस्लाम भक्त और बुद्धिमान समझता है, तो उसी कैटेगरी को तुम में उनमें ज्यादा कोई अंतर नहीं है। ना तुम में और उस वामपंथी आतंकवादियों में ज्यादा अंतर है जो 60 और 70 के दशक में पनपे। तुम उनसे ज्यादा खतरनाक हो, भारत के लिए भी, लोकतंत्र के लिए भी, हिंदू राष्ट्र के लिए भी, हिंदू संस्कृति के लिए भी, या गंगा जमुनी संस्कृति के लिए भी। तो बस आम लोगों से निवेदन है कि टिकैत का समर्थन करें। ये मत सोचे कि वो 50 एकड़ उसके पास खेत है, ट्रक है, ये है, वो है। अरे अंबानी की तुलना में वो कुछ भी नहीं है। आपको बरगलाया जा रहा है कि डिवाइड एंड रूल करके इन किसान आंदोलनों को समाप्त किया जाए, फिर सारे संसाधन कुछ पूंजीपतियों के हाथ में दे दिए जाए। आपको अंबानी की संपत्ति नजर नहीं आ रही, और एक किसान जिसके पास 2 ट्रैक्टर है या कंपाउंड है वो आपको अमीर नजर आने लगा। ये अंधभक्त बरगला रहे हैं आपको। बीजेपी का IT सेल बरगला रहा है। तो निवेदन है किसान आंदोलन का समर्थन करें। फिर मिलेंगे नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।